केरला का बात छेड़ती ही यात्रियों के दिमाग में कुछ इस तरह का तस्वीरें उभर आता है, चाय बागान और बैकवाटर। पर केरला पूरी की पूरी चाय बागान और बैकवाटर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर उदाहरण के स्वरूप हम सिर्फ बैकवाटर को ही पकड़ ले तो वो 3 जगह पर 3 प्रकार के 3 किस्म के बैकवाटर होता है, डिपेंडिंग ऑन द भौगोलिक स्ट्रक्चर। पूर्व में बैकवाटर यात्रियों के लिए सिर्फ मोटर बोट में ही होता है और वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच से गुजरते हुए, नारियल पेड़ों के बीच से गुजरते हुए डायरेक्ट समुद्र में आकर खत्म करता है अपना यात्रा। जबकि एलेप्पी में बोटिंग होता है द विशाल केरला का सबसे बड़ा बैकवाटर लेक वेम्बनाड लेक में। राइड यहाँ पर आमतौर में बड़े बड़े हाउस बोटों में या सरकारी जेटी में होता है और ये अलप्पुझा शहर से शुरू होकर आसपास के सभी छोटे छोटे गाँव को कवर करते हुए वापस एलेप्पी में आकर खत्म होता है। और तीसरा किस्म के नाव यात्रा में आपको कोई भी प्रदूषण फैलाने वाला मोटर का एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर मोटर बोट नहीं है, यहाँ पर या तो चप्पू चलाने वाला बोट है, या बांस के लकड़ी से धक्का देकर चलाने वाला नाव है, या पैडल बोट है, या कायाकिंग है। और इस किस्म का नाव यात्रा होता है केरला का दूसरा सबसे बड़ा बैकवाटर लेक अष्टमुदी लेक यानी मोन्रो आइलैंड में। और आज इस वीडियो में इस जगह का कैनो राइड, बोट राइड, पैडल बोट राइड और कायाकिंग से जुड़े सभी इंफॉर्मेशन और जानकारी और एक्सपीरियंस आप लोगों को बताएंगे हम विस्तार से। जो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर और हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। नमस्कार यात्रियों, सुप्रभात फ्रॉम मोन्रो आइलैंड। आज हम लोग ने किया है कायाकिंग और वो भी ASR कायाकिंग या नंबर। आप आंटी से ही चची से नंबर ले लीजिए। 8606408271। थैंक यू। वेरी गुड पीपल एंड कायाकिंग वाज आर्डिवली यानी वेरी गुड हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। आप लोग भी अगर कायाकिंग करना चाहते हो तो आंटी का नंबर आंटी ने दे दिया, आप कांटेक्ट करके मोन्रो आइलैंड में कायाकिंग कर सकते हो। बोटिंग भी होता है यहाँ पर, कैनोइंग, बोटिंग, एवरीथिंग, राउंड बोटिंग आल्सो, पैडल बोट आल्सो। सो एंजॉय। कायाकिंग करने के लिए हम लोग को बहुत ही सुबह सुबह, इनफैक्ट सूरज उगने से पहले हम लोग को उठकर अपने होटल रूम से बाहर जाना पड़ा और फिर थोड़ी देर अंधेरे में पैदल चलने के बाद मेन रोड पर आकर हमने लिया एक ऑटो। ऑटो का भाड़ा हमसे नहीं लिया गया क्योंकि हम कायाकिंग के लिए ऑलरेडी पे कर चुके थे। तो उस ऑटो से हम पहुंचे उस लेक के पार, जहां से हमको फिर से थोड़ा देर और भी पैदल चलना पड़ा पानियों के ऊपर से, क्योंकि उस वक्त हाई टाइड था। और ये जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि हमें तो नहीं दिख रहा है, हम तो ऐसे ही चलते रहे सामने वाले गाइड को फॉलो करते करते। तो इस डूबती हुई आइलैंड में डूबती हुई रास्ते के ऊपर हम चलकर पहुंचे उस जगह पर जहां से एक्चुअल कायाकिंग शुरू होने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक दो सलाह हम आपको देना चाहेंगे, क्यों ना दे, आफ्टर ऑल हमारे चैनल का नाम टिप्स टू ट्रैवल जो ठहरा। तो सलाह नंबर 1 ये है आप लोगों के लिए कि चप्पल पहन कर आइएगा, क्योंकि अगर आप जूते पहन कर आते हो तो वो भीग जाएगा। और दूसरी सलाह आप लोगों के लिए ये है कि सिंथेटिक कपड़ा पहन कर आइएगा, क्योंकि ऐसे भी आप भीगने वाले हो, वैसे भी भीगने वाले हो। तो भीगने के बाद सिंथेटिक कपड़ा अगर आप पहने हो तो जल्दी से ये सूख जाएगा, वरना हमारी तरह अगर आप कॉटन के कपड़ा पहन कर आ गए तो वो भीगने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बच्चे डायपर में घूम रहे। और ये ऐसा यू नो व्हाट आई मीन, बहुत ही इरिटेटिंग होता है। और तीसरा सलाह आप लोगों के लिए ये है कि कायाकिंग के दौरान अपने फोन को किसी सुरक्षित जगह पर रख के ही कायाकिंग शुरू कीजिएगा। अपने साथ उसे कायाक में ना ले जाए तो ही बेहतर, क्योंकि कमर के नीचे से सब कुछ भीग जाता है। ओके ओके ओके। वापस आकर हमें ठंड के मारे कांपते हुए देखकर आंटी ने हमें चाय कॉफी ऑफर किए और थोड़ी सी बातों बातों में पता नहीं हमें उसे क्या अच्छा लग गया कि हमें लंच के लिए भी ऑफर कर दिए, वो भी
crab lunch. Just look at this one. Oh, बाप रे. Oh my god. Oh my god, it's moving. It's the big one. Crab. उनकी मेहमान नवाजी सचमुच काबिले तारीफ थी, पर ये सोचकर कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, हमने भोजन का निमंत्रण को ठुकरा दिए निम्रता के साथ और 300 रुपए पर हेड कायाकिंग का देकर चल पड़े वहां से। वापस लौटते वक्त ये दूसरा किस्म का बोटिंग हमें नजर आई, पैडल बोट, पर वो ट्राई करने से हम परहेज कर गए। तीसरा किस्म के नाव यात्रा के लिए इस बार हमें कहीं दूर जाना नहीं पड़ा। ये हमारे होटल की बिल्कुल बगल में जो बैक वाटर लेक है वहीं से शुरू हुई। और ये बोटिंग कोई आम बोटिंग नहीं है, ये एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल बोटिंग है, जिसमें 8 से 10 यात्रियों को एक लकड़ी के नाव के ऊपर बैठाकर 3-3.5 घंटा तक पूरा अष्टमुदी लेक घुमाते हैं। और वो भी कोई मोटर इंजन से नहीं, इसे आगे पुश करने वाला या पीछे ढकेलने वाला यंत्र है, एक बांस का लकड़ी है ना। ये पूरा ट्रेडिशनल वे, बहुत ही मजा आया। नो साउंड पोल्यूशन, मतलब वो जो मोटर बोट का घर 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 आवाज यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर आपको कुछ मिलेगी तो वो है प्रकृति की सुंदरता और शांति। और एक बात, अगर आप बड़े होकर एक नाव चालक बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अपना हाथ आजमा सकते हो, ये भी अलाउड है यहाँ पर। इस पूरे नाव यात्रा में अगर कुछ भी आवाजें हम लोग को सुनाई दे रही थी तो वो थी हम यात्रियों की ही आवाज और पानी का छपंग छपंग। ये है मोनरो आइलैंड की खूबसूरती। ये द्वीप बहुत ही शांत है। अगर कभी भी आप कोई भी वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हो ना तो यहाँ पर जरूर आइए, भूल से भी ये अपने केरला ट्रिप के दौरान मिस ना करें। और अगर मोनरो आइलैंड से जुड़े कोई भी प्रश्न आपके दिमाग को टिकटिका रहा है, जैसे कि यहाँ पर कैसे पहुंचे, कौन सा महीना सही रहेगा, यहाँ पर कहाँ पर ठहरे, तो ऐसे सारे सवालों का जवाब पिछले 1-2 हफ्ते में मोनरो आइलैंड से जुड़े जो 1-2 वीडियो हमने रिलीज की थी ना, पब्लिश की थी, उसमें आपको सारे के सारे इन सवालों का जवाब मिल जाएंगे। लिंक ऊपर आई बटन में है, तो उसे क्लिक करके आप अपने समय स्वरूप देख लीजिए। ऐसे इस नाव यात्रा का ना एक पैटर्न होता है। पहले तो ये आपको आपके होटल से उठाएंगे और फिर थोड़ा सा अष्टमुदी लेक में घुमाकर उसकी विशालता को महसूस करवाकर नारियल के बगीचे के पास से गुजरेंगे ताकि आप चारों ओर हरियाली से प्रभावित हो। फिर थोड़ा सा बर्ड वॉचिंग भी करवाएंगे ताकि आप प्रकृति को बहुत ही करीब से देख पाओ। फिर धीरे धीरे मैंग्रोव जंगल के करीब ले जाएंगे और फिर एकदम से उसके अंदर आपको घुसा देंगे। और यहीं पर से शुरू होती है इस नाव यात्रा का एक्चुअल मजा, जो आपके रोम रोम में प्रवेश कर जाएगा और आपको मिलेगा कभी भी ना भुला देने वाली यादें।
जो घने पत्तों के बीचों से गुजरने वाली अनुभूति थी ना, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर पाऊंगी। ये इतना अच्छा था, इतना सुंदर था, इतना पीसफुल था ना कि आज भी उसे याद करती हूँ तो एक मुस्कुराहट से मेरी होठों पे आ जाती है। और ये एक बार नहीं, ये 3-4 बार ऐसा ही एक्सपीरियंस हमें नाव चालक ने दिया। और ये मैं सचमुच बोल रही हूँ, मैं जिंदगी भर इसे भूल नहीं पाऊंगी। इस तरह का कैनो राइड या तो सुबह सुबह एकदम भोर में करना चाहिए या तो शाम को। 3.5 घंटा का ये नाव यात्रा हमें पड़ा था सिर्फ 300 रुपये पर हेड। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये यात्रा सिर्फ नाव में घूमने तक ही सीमित है तो आप लोग गलत हो। थोड़ी देर इस तरह से नाव पर बैठ के मैंग्रोव फॉरेस्ट एंजॉय करने के तुरंत बाद ही नाव चालक आपके पास एक ऑफर लेकर आएगा कि क्या आप ये मैंगो पेड़ चढ़ना चाहोगे। पहले तो मैं बिल्कुल डर गई कि नहीं, ये तो मुमकिन नहीं, पर उसने मुझे आश्वासन दिया कि पेड़ बहुत ही शक्तिशाली है, आप नहीं गिरोगे, आप अपने आप को नहीं भिगाओगे, और ऊपर से पानी भी बहुत ही शैलो है, ये ज्यादा गहरा नहीं है। तो और क्या, मैं चढ़ गई। वो पावरफुल में हैंड पावर ये डाउन थोड़ा डाउन हो गया। हेलो एवरीबॉडी। अंकल को नहीं दिख रहा है। नहीं अंकल अभी देखेंगे। लेट्स गो। वाह, सामने सब बढ़िया है। आप लोग को धरती में कैसा अच्छा लग रहा है? और इसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग। सिर्फ हमारे बंदर पूर्वजों को मैं याद करती रही और पेड़ पे पेड़ चढ़ती रही। पर इस तरह का स्टंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे कपड़े पहने हो जो अगर गलती से भीग भी जाए तो भी ये जल्दी सूख जाएगा, जैसे कि सिंथेटिक कपड़े। और हाँ, पैर पे जरूर याद से चप्पल पहन लीजिएगा, कोई जूते वगैरह ना पहने। वेल, हम तो फिर भी अपने ही मुल्क में ये करतब दिखा रहे थे। जापान से आई ये सोलो ट्रैवलर तो बिल्कुल राधा लग रही थी पेड़ पे चढ़ के। इनके लिए तो एक डबल अप्लॉज बनता है। इसके बाद और क्या, साहस हमारी चरम सीमा पार कर गई थी और हम सोचने लग गए थे सिर्फ ऊपर ऊपर ही क्यों चढ़े, पानी में उतर के उसकी गहराइयां भी तो नाप ले। और इस बंदे को देख लीजिए, पानी में तो ऐसे चल रहा है जैसे कि अमा स्ट्रीट में भारी भरकम बारिश के बाद पानी जम गया है, पानी क्लॉग्ड हो गया है और वो थोड़ा सा टहल कर देख रहा है कि भाई पानी कब उतरेगा। और मेरी साहस, ओह माय गॉड, पानी और पेड़ की मिलन प्रक्रिया में जुट गई। पेड़ों की शाखाओं पर उछल उछल कर पानी में छपंग छपंग कर रही थी। यस, तो क्वीन विक्टोरियार মতো লাগছে। खैर, इतने सारे कर्तव्य के बाद समय हो चला था वापस लौटने का। पर वापस लौटते वक्त भी नाव चालक इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इतने अच्छे एंजॉयमेंट के बाद हमारी ये आनंद उस पर थोड़ा सा भी किसी भी हाल पर कमी ना है। इसलिए ये हमें अपने गांव के बीचों से गुजरते हुए वापस ले आया। और इसी से हमें पता चला कि क्यों मोनरो आइलैंड को सिंकिंग आइलैंड कहा जाता है। आपको दिख रहा है ना कि एक एक घर धीरे धीरे पानी के तले चले जा रहा है। और यहाँ के निवासियों का ये कहना है कि शायद अगले 20 या 25 सालों में ये मोनरो आइलैंड पूरी की पूरी अरेबियन समुद्र के तले चला जाएगा। इससे पहले कि ऐसा कुछ भी हो, आप लोग अपना केरला ट्रिप जल्द से जल्द प्लानिंग कीजिए और मोनरो आइलैंड को अपने आइटनरी में रखने का सही निर्णय जरूर लीजिए। और अगर हो सके तो एक कठोर कदम, कठोर निर्णय जरूर लीजिए, और वो ये है कि प्रदूषण फैलाने से खुद को और अपने आसपास जानने वालों को रोकिए। क्योंकि आप जितना प्रदूषण फैला रहे हो ना, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और उतना ही ये पानी का जो लेवल है बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। और इसीलिए मोनरो आइलैंड जैसे छोटे छोटे बहुत ही सुंदर सुंदर द्वीप हमारे भारत के मानचित्र से हमेशा के लिए मिट जाने का, खत्म हो जाने का एक खतरा रहता है। तो हो सके मोनरो आइलैंड जैसा द्वीपों को बचाइए प्रदूषण ना फैलाकर। और अगर मोनरो आइलैंड के बारे में विस्तार से जानना है, समझना है, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इस वीडियो के लिंक हमने दिए रखा है, उसे जरूर चेकआउट कीजिए।
आपको पूरा मोनरो आइलैंड समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में कहां पर रहना है, ठहरना है, वो सारी जानकारियां हमने इस वीडियो पे दे रखी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और हाँ, हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी। Yo, what's up? It was nice.